हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर डी ब्लॉक कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास हमने मर्क्यूरी के दो कंपाउंड्स पढ़े थे, एक कोरोसिव सब्लिमेट दैट इज योर HgCl2 और दूसरा हमने पढ़ा था कैलोमल दैट इज Hg2Cl2 और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और देखने जा रहे हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या चीजें जो हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों, आपको भी पता लग जाएगा। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स इन विच last electron enters in n-2 f subshell। ठीक, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f सबशेल में एंटर करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पहली चीज, अब देखो nth शेल, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। यह आपका n-1 शेल दैट इज इनर शेल और ये n-2 शेल दैट इज इनर मोस्ट शेल। तो n-1 डी में जब एंटर करता था तो हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते थे। ये तो n-1 से भी अंदर चला गया, n-2 f, इसलिए हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहली चीज तो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम किनको बोलते हैं। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, देखो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f 1 से 14। एक तो आप f सबशेल भरोगे, दूसरा n-1 d 0 से 1 एंड देन योर ns2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, n-2 f 1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। तो इसका आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूं, अगर एटॉमिक नंबर 54 के बाद कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना हो आफ्टर z इक्वल टू 54, ठीक है, तो z ग्रेटर देन 54 के लिए आप क्या ऑर्डर फिल करते हो। देखो सबसे पहले आपके पास बढ़ता है 5s, ठीक, 5s के बाद आपके पास बढ़ता है 4d, एक सेकंड रुको, 5s नहीं आएगा, सबसे आपके पास आएगा 6s2, ठीक। 6s भरने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5d में। वैसे ऑर्डर ये होता है कि पहले 6s भरेगा, फिर 4f भरेगा और फिर 5d भरेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 4f पूरा भरेगा 1 से लेकर 14 तक। फिर इसके बाद वापस 5d भरेगा, जो बचे हुए हैं 2 से लेकर 10 तक, और इसके बाद भरेगा आपका 6p6। तो यहां से बनेंगे आपके पास लेंथेनॉइड्स। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनता है। फिर देखो 6p के बाद फिर से ऑर्डर फॉलो होगा 7s2। 7s2 के बाद 5f फिल होना चाहिए था, लेकिन 5f से पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 6d में। फिर 5f भरेगा 1 से लेकर 14 तक, देन 6d 2 से 10 और लास्ट में 7p6। तो 54 एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का आपके पास ये तरीका होता है। इसी बेसिस पर हमारे लेंथेनॉइड्स या फिर एक्टिनॉइड्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जिनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 सीरीज चलती है, एक लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरी एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 से, 58 से लेकर 71 तक
ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। अभी मिलते हैं इनसे भी। ठीक, सिमिलरली एक्टिनॉइड सीरीज ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम से, इसका एटॉमिक नंबर है 89 और 90 से लेकर 103 तक ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लेंथेनॉइड्स और दूसरा एक्टिनॉइड्स, जो आपके यहां पर सामने है। देखो हमारे पास दोनों सीरीज यहां लिखी हुई हैं। ये आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, तो ये आपका 58 और 58 से लेकर 71 तक ये है लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली 90 से लेकर 103 तक ये क्या है? आपके एक्टिनॉइड्स। तो ये दोनों सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज है। लेंथेनम और एक्टिनियम वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, तो आप ध्यान रखना, एक्चुअल लेंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से, और कहां पर खत्म होते हैं? ल्यूटेशियम पर। यहां पर स्टार्ट होता है थोरियम से और कहां पर खत्म होता है? लॉरेंशियम पर। ठीक है ना? तो ये आपके पास दो सीरीज है, इसको याद रखना, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए लिख दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हम यहां पर याद रखेंगे, उससे ज्यादा अपने को यहां पर कुछ भी याद नहीं रखना है। तो पहली बात, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब देखो, जैसे मुझे सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसको लिखने के लिए मुझे इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58, तो देखो 54 के बाद भरना शुरू करो। पहले 6s में गया तो 6s2, 54 and 2 56 हो गया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में, तो 1 57, फिर जाएगा 4f में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 58। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? सीरियम का हुआ 6s2 5d1 4f1। तो देखो, सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए इसको हम किस ब्लॉक में काउंट करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो सीरियम आपका एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब आपसे कोई पूछे लेंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं, तो नहीं है। आप लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 57, फिर से रूल फॉलो करो। 54 के बाद पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6s में, उसके बाद 5d में और फिर 4f भरेगा। तो देखो 54 6s2 ये हो गया 56, एक इलेक्ट्रॉन बचा, किसमें एंटर करेगा? 5d1। बताओ क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशेल में एंटर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए लेंथेनॉइड एक f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। इट इज नॉट एन f ब्लॉक एलिमेंट। सेम चीज है एक्टिनियम के लिए, एटॉमिक नंबर 89, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एक्टिनियम 89, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 7s2 6d1। अगेन यहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा है, f में एंटर नहीं कर रहा है, इसलिए f ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक और एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक ये आपके क्या हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हर सीरीज के अंदर बेसिकली 14 तो आपके पास लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं और 14 ही एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर भी 14 एलिमेंट्स हैं और यहां पर भी 14 एलिमेंट्स हैं। ये तो वह पहला इनका क्लासिफिकेशन। आप एक बार इसे कॉपी करो, एक तो ये रूल लिखो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस रूल के बाद आप लोग इस सीरीज को क्लासिफाई करो, कहां कहां एलिमेंट्स हैं, फिर हम इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टियां डिस्कस करते हैं। इसका नाम होता है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो जैसा हम लोगों ने सीखा है, हम जानते हैं, एक और बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब आप सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक मूव करोगे, ऐसा बोल लो, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक जब आप मूव करोगे,
तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है F सबशेल में, तो ये न्यूक्लियस है आपका, ये 6s, ये 5d और ये 4f। 6s पहले से भरा हुआ है, 5d में एक इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? इनर मोस्ट F सबशेल में। तो एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू करोगे। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब सिंस हर इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा। लेकिन यह न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पावर पर। अगर इनकी स्क्रीनिंग अच्छी है तो न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे काम नहीं कर पाएगा और साइज बढ़ेगी। लेकिन अगर स्क्रीनिंग पुअर है, पुअर, तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रांगली काम करेगा और उसकी वजह से साइज क्या होगी? डिक्रीज। और ये तो हम जानते ही हैं कि S, P, D और F ये इनके स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर है। तो सिंस F ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पावर बहुत कम होती है, तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से Z इफेक्टिव जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा काम करता है और ज्यादा काम करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये जो डिक्रीज इन साइज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो ये टर्म हम कई बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये आपको आता होगा। मैंने तो बस एक बार इसको रिवाइज किया आपके लिए कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं लिख भी देता हूं इस चीज को यहां पे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। देखो, इन F ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा करो, मुझे जगह कम पड़ जाएगी शायद, तो इधर से शुरू करते हैं। सो इन F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन कौन से शेल में? इनर मोस्ट n-2 F सबशेल। ठीक, ड्यू टू विच, और चलो ऐसे लिख दो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the series, on addition of each electron। ठीक है, जैसे आप सीरियम, प्रोमेथियम आगे मूव कर रहे हो, वैसे से क्या हो रहा है? हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक, तो ऑन एडिशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इधर आ जाओ आप, अ प्रोटॉन इज एडेड to the nucleus, due to which nuclear charge increases। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? हर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। नाउ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग provided by F subshell, rather बोल दो F orbital, Z effective on outer electrons increases, और उसकी वजह से क्या होता है? as a result of which atomic size decreases, which is known as
और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये होता है आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आप चाहे लेंथेनॉइड्स में मूव करो चाहे एक्टिनॉइड्स में मूव करो, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट मूव करने पर चाहे आप लेंथेनॉइड्स में मूव करो चाहे आप एक्टिनॉइड्स में मूव करो, एटॉमिक साइज क्या होगी, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती है। रीजन इज लेंथेनॉइड या फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थी अपनी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन कभी कभी ये +2 और +4 स्टेट भी शो करते हैं और उसकी वजह से इनका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर होता है। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। तो देखो अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो हम लेंथेनॉइड्स को, सारे लेंथेनॉइड्स को हम कॉमनली LN से और एक्टिनॉइड्स को हम लोग AC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स दोनों की ही जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। इनकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो आप पहले लेंथेनॉइड्स के लिए बात कर लेते हैं। तो लेंथेनॉइड्स के लिए Ln+3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, लेकिन +3 के अलावा ये कभी कभी +2 और +4 स्टेट भी शो करते हैं। तो Ln+2 एंड Ln+4। ठीक, तब क्या हो गया, सीरियम हो गया, ये कभी कभी +2 भी शो करता है। उसके अलावा आपके पास SM हो गया, +2 शो करता है। YB हो गया, ये भी आपके पास +2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। तो +2 स्टेट भी शो करते हैं, लेकिन इनकी +2 स्टेट की किसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, +3। सिमिलरली सीरियम +4 शो करता है, TB आपका +4 शो करता है, यहां पर भी TB लिखो। तो TB +2 +4 दोनों शो करता है। एक आपका DY ये भी +4 स्टेट शो करता है। तो आपको सब याद नहीं रखने, आपको तो याद क्या रखना है कि लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। दूसरा, चाहे +2 स्टेट हो चाहे +4, बोथ +2 एंड +4 स्टेट हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है, Ln+3। तो ध्यान रखना, +2 वाला भी किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, +3 में, और +4 वाला भी किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, +3 में। तो सिंपल सी बात है, जब लेंथेनॉइड +2 से +3 स्टेट में जाएगा तो देखो इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ जो ऑक्सीडाइज होता है तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपके +2 स्टेट वाले लेंथेनॉइड्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो हम सिंपल यहां पर बोल सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, तो खुद +3 स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है,
और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को हमेशा क्या करता है, रिड्यूस। सेम चीज अगर आपका +4 स्टेट वाला है तो Ln+4 स्टेट वाला भी किस में कन्वर्ट होगा, Ln+3। अब ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो अगर ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है तो बताओ सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी अगर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन पूछेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही क्वेश्चन उठाता है कि लैंथेनॉइड्स की कॉमन स्टेबल स्टेट कौन सी है, +3। +2 कुछ एलिमेंट शो करते हैं लेकिन इनकी टेंडेंसी है +3 में कन्वर्ट होने की। +4 भी कुछ एलिमेंट शो करते हैं लेकिन इनकी टेंडेंसी भी किसमें कन्वर्ट होने की है, +3 स्टेट में। तो दोनों ही कन्वर्ट होते हैं, इसलिए +2 वाले रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आई बात समझ में? चलो, ये तो ही बात लैंथेनॉइड्स के बारे में। फिर बात करते हैं एक्टिनॉइड्स। देखो एक्टिनॉइड्स की भी कॉमन स्टेट क्या होती है, +3। तो जैसे लैंथेनॉइड्स के लिए +3 स्टेट है कॉमन, सेम वैसे ही एक्टिनॉइड्स के लिए भी है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में एक चक्कर है, अगर आप शुरू के 4 एलिमेंट्स छोड़ दो तो इनके बाद इन सब के लिए +3 स्टेट इज स्टेबल। इनके लिए +3 स्टेट क्या होती है, थोड़ी कम स्टेबल होती है। थोरियम जनरली +4, ये आपके पास +5, और यूरेनियम इन जनरल +6 स्टेट शो करता है। तो इन 4 एलिमेंट्स को, एक्टिनियम आपके पास ये तो +3 शो करता है, तो इनको छोड़ दो तो इनके बाद इनकी कौन सी स्टेट स्टेबल हो जाती है, +3 स्टेट स्टेबल होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिनॉइड्स के लिए +3 स्टेट स्टेबल नहीं होती है, लेकिन ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो इनके बाद बाकी सब के लिए क्या होती है, +3 स्टेट स्टेबल होती है। तो ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखना, थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम, इनकी +3 स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और जनरली आपको इनके +3 स्टेट में कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। बस इतना सा आपको इनके बारे में याद रखना है, इससे ज्यादा एक्टिनॉइड्स में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। कोई आपसे पूछता है लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स की कॉमन स्टेट क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर क्या दोगे, +3। लैंथेनॉइड्स +2 +4 भी शो करते हैं, एक्टिनॉइड्स +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, लेकिन वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है तो अपने को वो कवर नहीं करना है। आपको तो मैंने जितना बताया बस आप इतना याद रख लो, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। फर्दर बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की। तो देखो हम जो केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो जनरली लैंथेनॉइड्स के लिए पढ़ते हैं। एक्टिनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम इतना डिस्कस नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। सबके सब कैसे हैं नेचर में, रेडियो एक्टिव, तो इनकी एग्जिस्टेंस कम होती है, इसलिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एक बार आप ये कॉपी करो यहां पे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है। हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं सिर्फ यहां पर, तो कुछ नहीं है, आपको मेनली 3 मेन रिएक्शंस इसकी याद रखनी है। सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन है फर्स्ट, दैट इज रिएक्शन विद वाटर, या रिएक्शन विद वाटर से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लैंथेनॉइड्स है, ऑल लैंथेनॉइड्स आर रिएक्टिव मेटल्स, और इनके हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट मैग्नीशियम कैल्शियम के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो मेन 3 रिएक्शंस हम यहां पर पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर।
ठीक, ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। हां, लेकिन अगर हॉट वाटर है तो उसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, बट रिएक्ट रेडिली विद हॉट वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, तो कोई भी लेंथेनॉइड है, अगर आप उसकी रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो ये LnOH होल थ्राइस टाइप का एक हाइड्रोक्साइड बनाएगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो बैलेंस वगैरह तो आप कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हॉट वाटर से रिएक्ट करने पर ये एक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है, दिस इज बेसिक इन नेचर एंड जो आपका बेसिक कैरेक्टर होता है वो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक मूव करने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? सेंट्रल एटम की साइज डिक्रीज हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी ध्यान रखना, बेसिक इन नेचर एंड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम कहां से कहां तक, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आयन। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम मैग्नीशियम के ऑर्डर की होती है और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स को बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड्स कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, इसलिए एक जिलेटिनस पीपीटी की फॉर्म में अपीयर होता है। खैर, ये आप याद रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता, याद आपको ये रखना है कि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके ये इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बना सकते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अगर आप लेंथेनॉइड्स को ऑक्सीजन के साथ हीट करो तो हीट करने पर ये इनके ऑक्साइड बनाते हैं इन +3 स्टेट। आओ सेकेंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं इसकी। यही कर लेते हैं सारी रिएक्शन डिस्कस, बाकी तो हमने सब पढ़ ही लिया है। तो देखो सेकेंड रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिख लो सिंपल। अगर आप लेंथेनॉइड्स को एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट करो तो ये Ln2O3 टाइप का बेसिक ऑक्साइड बनाता है। कैसा ऑक्साइड बनाता है? बेसिक ऑक्साइड। एंड अगेन बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। जैसे हाइड्रोक्साइड का नेचर डिक्रीज हो रहा है बेसिक, सेम वैसे ऑक्साइड का नेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सेकेंड रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। थर्ड, एक और चीज, अगर आपको यहां पर हैलाइड ऑब्टेन करना हो तो इस Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड को आप अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करो। जैसे हीट करोगे ये क्या बनाएगा आपके पास, LnCl3 प्लस अमोनिया, साथ में क्या बनाएगा, ये वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन होगी, बैलेंस कर लो। तो ये बन गया 3 2 6 NH4Cl, 6 NH3 प्लस आपके पास आएगा 3H2। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन हुई बैलेंस्ड रिएक्शन। ये भी रिएक्शन आप देख सकते हो कि अगर आपको हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, NH4Cl से। थर्ड एंड द लास्ट रिएक्शन, बाय चांस कभी ये भी पूछ ले, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन।
देखो, अगर आप किसी लैंथेनॉइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करो एट हाई टेम्परेचर, तो ये एक नाइट्राइड बनाता है LnN टाइप का। तो ये वो आपका नाइट्राइड, लैंथेनॉइड के नाइट्राइड्स। इंपॉर्टेंट नाइट्राइड का बनना नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस नाइट्राइड की प्रॉपर्टी। अगर आप इस नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ, वाटर से रिएक्ट करवाओ, तो ये बनाएगा LnOH होल थ्राइस का एक PPT अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो ये ध्यान देना, लैंथेनाइड्स के नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या मिलती है? अमोनिया गैस मिलती है। तो ये एक और स्ट्राइकिंग प्रॉपर्टी है इसके कंपाउंड्स की। देखो, 4 टोटल रिएक्शन हुई, 4 भी नहीं 3 बोलो। रिएक्शन विद वाटर LnOH होल थ्राइस बनेगा, एयर के साथ रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनेगा, और ये नाइट्राइड हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा। ठीक, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जिन पे आपको फोकस करना है। 2 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आप जानते हो। पहला, कलर। लैंथेनॉइड्स जनरली कलर्ड आयंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कलर्ड होंगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये कलर्ड नहीं होंगे। तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कलर्ड आयंस बनाते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आयन कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो बस F ब्लॉक में आपको इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ज्यादा कुछ यहां पर अपने पास याद रखने के लिए है नहीं। छोटी छोटी चीजें, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, इतना याद रख लो। इससे ज्यादा आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो, तो आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। हमें लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स में इतना ही पढ़ना था। एक बार इनको वाइंड अप करते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। कॉपी करो। चलो, आपने सब कॉपी कर लिया होगा। ठीक, अब देखो, हम लोगों ने अपना चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक दोनों को मिला के हमने पढ़ा है। एफ ब्लॉक जैसा आपने देखा हमने एक ही लेक्चर में खत्म कर लिया है। इसमें हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है बस आप उतना याद रख लो। आपको गारंटी देता हूं आप इससे एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ सकते हो। ऑल्दो एफ ब्लॉक से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, बट स्टिल पूछ ले तो जितना मैंने आपको बताया उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। एक्टिनॉइड्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, उसका रीजन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। एक तो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉमन +3 होती है, पर ये +4, +5, +6, +7 शो करता है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, है ना। अच्छा, इतना तो आप जानते होंगे, ये चीज तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ ली होगी, 11th क्लास में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, किसके बाद वाले? यूरेनियम के बाद वाले, उन सबको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? ट्रांस यूरेनिक में। तो 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कभी ये टर्म लिखा हुआ मिल जाए तो इस चीज को और आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, तो आज हम लोगों ने चैप्टर खत्म करते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को। डी ब्लॉक से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका कई जगह यूज होता है, जिसको आप आगे देख भी लोगे। तो अब मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए चैप्टर के साथ।